हमसे सोशल मीडिया के जरिए भी और जहां जहां मैं जा रहा हूं एक बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन ये लोग पूछ रहे हैं कि क्या, चाहे वो मुगल काल में हो या बाबर एरा या औरंगजेब का टाइम में, क्या उनको अधिकार था कि जो भारत में आए थे और वो भारत की जमीन लेके किसी को दे सकते थे? अगर इसको इस्लाम के नजरिए से देखें तो क्या जायज है ये या नाजायज है? देखिए, दो तरीके से इसको देख सकते हैं। एक तो आप आक्रमणकारी हैं, जी। आपने कब्जा कर लिया, आप शासन में आ गए, हम्म, सत्ता आपके हाथ में है, आप जो चाहे करेंगे। तलवार के आपकी दम पे। फौज है तलवार के दम पे, हम्म, फौज के दम पे कोई पूछने वाला नहीं है। हम्म, तो आपके जब तक आप हैं तब तक वो चलेगा। हम्म, मगर कुरान के हिसाब से, हम्म, इस्लाम के हिसाब से अगर आप देखेंगे हम्म, तो आप अपनी संपत्ति पे कर सकते हैं। हम्म, आप बाहर से आए आक्रमण करके और दूसरे देश की जमीन पे कब्जा कर लिए, उस पे आप ठीक है उसका इस्तेमाल जो चाहे करिए तब तक, हम्म। मगर वक्फ नहीं हो सकता उसका। क्योंकि आपने जायज आपने तरीके कोई से नहीं लिया, खरीदा नहीं। नहीं है उसको, आपने परिश्रम से अर्जित नहीं किया है। और किसी ने आपको डोनेट भी नहीं किया। डोनेट नहीं किया। डोनेट नहीं किया। तो मतलब ये जो आए थे यहाँ पे, वो अगर मंगोल से आए, जहां से आए, वो अपने गांव में अपने क्षेत्र में जो उनको वक्फ करना है करे, लेकिन भारत की जमीन को वक्फ नहीं कर आप सकते थे। वक्त क्या कर देंगे? आप करने को करते, जो चाहे नाम देते रहिए उसको, ग्रांट कर दिया आपने उसको, ग्रांट कहिए, वक्त कहिए, जो चाहे कहिए, मगर कुरान इस्लाम के हिसाब से वो वक्त नहीं हो सकता। तो एक तो ये हो गया सर जो बाहर से आए। दूसरा, जो नवाब यहीं के थे और बाद में उनको कुछ जमींदारी दे दी गई, 20 गांव, 50 गांव, 30 गांव, ऐसे जगह जगह दी गई, उनको क्या अधिकार था वक्फ करने वो का? तो खुद ही अपना ग्रांट पर है हम्म, या उनके नुमाइंदे हैं। जैसे बंगाल का गवर्नर जो है वो हम्म। बादशाह का नुमाइंदा है वहाँ। नुमाइंदा है। ठीक है। तो जो भी काम कर रहा है वो बादशाह के नाम पे कर रहा है। भाषा के नाम पे कर। और जो नवाब जिसको ग्रांट मिली है, क्योंकि उस जमाने में था क्या कि जो मुगल लोग थे वो तमाम नवाब ही पैदा करते थे और तमाम ऐसे मनसबदार पैदा करते थे जो कि जंग के समय पर अपनी फौज को उनको सुपुर्द करते थे, तब तक अपने रखते थे वो। तो इसका मतलब ये हुआ है सर कि दो कंडीशन हो गई। एक तो अपनी पुश्तैनी जमीन हो या अपनी कमाई कमाई हुई जमीन हो। दूसरा, वो जमीन जायज तरीके से कमाई हो, मतलब किसी को किडनैप करके अपने नाम पे रजिस्ट्री जमीन करा लिया तो वो भी वक्फ नहीं कर सकते। जायज तरीके से, नाजायज तरीके से नहीं। किसी का मर्डर करके, किसी की हत्या करके या तलवार के दम पे छीन लिया, छीन के फिर कह रहे हैं हम तो वक्फ कर रहे हैं, वो नहीं हो सकता। तो एक तरीके से फिर ये जो सिस्टम चल रहा है, जिसको लोग बार बार चिल्ला रहे हैं, जेपीसी में देखा मैं बहुत सारी आवाजें उठ रही हैं, इसका मतलब ये फिर तो ये जो पूरा प्रोसेस है, अब ये अन कुरानिक है और अन इस्लामिक हो गया फिर तो पूरा। अन इस्लामिक है, अनकुरानिक है और अनैतिक है, अनजस्ट है। इमोरल है, अनजस्ट अनजस्ट है, अनजस्ट है। हाँ। है। आपका संविधान कहता है जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रियम्बल में हाँ। हम्म। भारत का संविधान कहता है, ठीक बात है। इक्वालिटी, इक्वालिटी। हाँ। लिबर्टी, हम्म। फ्रेटर्निटी की बात करता है। हाँ। वो ये कैसी फ्रेटर्निटी होगी कि हम साहब 50 साल से उस जमीन को जोत रहे हैं, बो रहे हैं, हमने वहां पर गांव में मंदिर बना रखा है, आपका वक्फ बोर्ड अचानक उठता है सो करके, हमने कुछ सर्वे कर लिया और ये निजाम हमको दे गए थे ग्रांट में, ये वक्फ है, ये वक्फ बना जाए। नहीं, एक का तो बड़ा इंटरेस्टिंग आया, उसने बताया कि यहाँ बकरी चरती थी, इसलिए वो गांव वहां बकरी चरती थी नवाब साहब की, इसलिए वो जमीन वक्फ की है। नहीं तो है क्या, आपने वक्फ की डेफिनेशन को, परिभाषा को इतना आप लचर करके वृहत करते चले गए कि आपने उसमें कहा वक्फ बाय यूजर भी होगा। कोई दस्तावेज नहीं है वक्फ का। ये 1995 में। हाँ, हाँ। नहीं 95 नहीं, पहले भी हाँ। वक्फ बाय यूजर, वक्फ बाय ओरल, हाँ। तो दस्तावेज की भी जरूरत नहीं है। अरे भाई, कोई आप जहांगीर का उसका कागज दिखाने की जरूरत थोड़ी है। आज तो शाहजहां का मकबरा है वहां ताजमहल के अंदर, आप कहिए वक्फ है, वो भी एक लड़ाई। ये वक्फ की संपत्ति है। आपके हिसाब से क्या है सर? मान लीजिए जहां मकबरा बना हुआ है या कुछ उनका पक्का कब्रिस्तान बना हुआ है, वो वक्फ मान सकते हैं उसको? नहीं, मानने की बात तो ये है कि वो अब तो बोर्ड के हाथ में है ना, और इस्लाम के हिसाब से जो उनकी समझ है उससे वो तय करेंगे। नहीं, मगर हमारा कहना ये है कि ये आपने इतना बृहत और लचर कर दिया है कि जहां मन करे उंगली रख दे। वक्फ बाय यूजर है, आप कहिए ये तो वक्फ के तौर पे हम इसको चूंकि गरीबों को दान करते आ रहे हैं यहाँ की आमदनी को 50 साल से, तो ये वक्फ बाय यूजर हो गया। ये क्या वक्फ बाय यूजर हो गया? किसी को डेडिकेट करना चाहिए ना
वो डेडिकेशन इससे थोड़ी होगा कि हमारी संपत्ति को इस्तेमाल किया जा रहा है कि हम चले गए, हमारा ये मकान है, इस मकान को अस्पताल आंख का खोल दिया गया, लोगों को फायदा मिल रहा है, तो ये वक्फ हो गया। तो वक्फ बाय यूजर ओरल, जिसका कोई प्रमाण नहीं है। यहाँ कौन है हिंदू और मुसलमान जो उस समय का है, जो बताएगा कि वो उन्होंने किया था कि नहीं किया था। एक सर अभी मैंने देखा बयान एक हैदराबाद, और यही नहीं, माफ कीजिएगा, यही नहीं, अब उन्होंने 95 के एक्ट में अब आप देखिए और एक्सपेंड कर दिया। जो शामिलात पट्टी है, शामिलात दे है, ये पंजाब और इस तरफ के इलाके में बहुत होता है कि जो, और बाकी जगह भी, जिसको हम कॉमन लैंड बोलते हैं, जहां सारे गांव की भेड़ बकरी चरेगी, या आप समान रूप से किसी काम के लिए खेल का इस्तेमाल मैदान, करेंगे, ऊसर जमीन, खेल के लिए इस्तेमाल करेंगे, जनवास वगैरह, शादी विवाह जहां बारात रुकती है, हाँ, सो वो भी उसको जोड़ दिया क्लॉज, तो वो भी चला गया बाहर। और हम भुगत क्या रहे हैं, तो पता चला कि वो म्यूनिसिपैलिटी की जमीन है, अदालत की जमीन है। दिल्ली में तो 70% दिल्ली वक्फ है फिर। मतलब ये, अब इसका माने क्या है कि हमारी संपत्ति, कल को आप कहिए जोरबाग जो है वो वक्फ है, उधर करबला है, इधर टूम है सफदरजंग की, इधर टूम है लोधी की, तो ये पूरा वक्फ हो गया, पूरा वक्त हो गया। तो हम लोग जो संपत्ति अर्जित किए हैं अपनी, हम सब जो है जो वक्फ बोर्ड के पास जाएं, और मतलब पूरा लोधी रोड, बाबर रोड, हुमायूं रोड, तुगलक रोड, ये तो मतलब एकदम ही अनजस्ट। तो सर इस कानून में आपके हिसाब से फिर क्या क्या बदलाव की जरूरत है आपको लगता है इस कानून के रखने की जरूरत है, या कि इसको खत्म करेगा कि यूनिफॉर्म चैरिटी कोड, यूनिफॉर्म एंडाउमेंट कोड या यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी कोड? अगर आप यूनिफॉर्म कोड, रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडाउमेंट ट्रस्ट एक्ट बना करके सारे चाहे किसी धर्म के हों, सबके लिए कॉमन, वो तो बेस्ट है, बेस्ट है। पर मेरा कहना यह है कि आप अलग अलग कानून भी रखना चाहते हैं, कोई बात नहीं है, मगर वो मूल रूप से और सब्सटैंशियली अधिकाधिक समानता होनी चाहिए उसमें। इस प्रकार की एक धर्म या पंथ के जो वक्फ हैं, उनको ट्रस्ट हैं, उनको तो इस प्रकार से मान्यता है, और दूसरी तरफ जो तमाम तमिलनाडु और कर्नाटका ने हिंदू एंडाउमेंट एक्ट बना रखे हैं, उसमें टेंपल में करे क्या है, सब कलेक्टर, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और सब है, वही अर्चिका बनाएंगे, और यानी जरा देखिए दोनों का, ये आर्टिकल 14 है, ये इक्वालिटी है, फ्रेटर्निटी है। ये एक तरफ तो मतलब आप जहां उंगली रख दें तो वक्फ है, लेकिन उनकी मजहब के आधार पर बनाएंगे सर, तो जो मेरे मन में एक सवाल है, फिर तो हिंदू के लिए हिंदू बोर्ड, हिंदू ट्रिब्यूनल होना चाहिए, जैन के लिए जैन बोर्ड, जैन ट्रिब्यूनल होना चाहिए, भाई के लिए भाई बोर्ड, भाई ट्रिब्यूनल, फिर तो सिख के लिए अपना बोर्ड ट्रिब्यूनल, जैन बौद्ध के लिए अपना बोर्ड ट्रिब्यूनल। ठीक बात है, कितने बोर्ड कितने ट्रिब्यूनल बने? आपकी बात ठीक है, कितने बोर्ड बनाएंगे ये तो एक व्यवहारिक बात है ना। तो मैंने कहा कि एक बने, सबसे यूनिफॉर्म बने, यूनिफॉर्म चैरिटी कोड एक हो, सबके लिए सबसे बेहतर है। पर आप अलग भी बना रहे हैं तो कानून एक से होने चाहिए, कानून एक स्तर पे होने चाहिए। ये नहीं है कि हिंदुओं का ये है कि जहां पूरे तौर से जकड़े हुए हैं, और यहाँ जो पूरी आजादी दे रखी, यहाँ तक कि जहां उंगली रख दे वो, ये तो एकदम असमानता है, डिस्क्रिमिनेशन है, आर्टिकल 14 का क्लियर वायलेशन है इसमें, और धर्म के आधार पर वायलेशन है ये। मगर सबसे बड़ी चीज है कि ये जो आप बिल बना रखा है, जेपीसी के सामने है, ये सब संशोधन प्रक्रियात्मक है, प्रोसीजरल है। रेवेन्यू तय करेगा और वो तय करेंगे और सिविल कोर्ट करेगी, ये तो फोरम की बात है केवल। जब तक वक्फ की डेफिनेशन पर आप नहीं संशोधन करते हैं, असली समस्या वहां है। ये जो ग्रांट आपने रखा हुआ है वहां पर, जो बादशाहों की, आज कोई हम हैं, हमने ग्रांट कर दी वो ठीक है, मगर जो मुगल बादशाह थे, जो सल्तनत के बादशाह थे, नवाब थे, और जो नवाब हैं, निजाम हैं, इनकी जमीन, या जो मुगलों के गवर्नर थे, इन लोगों ने जो ग्रांट दिए हैं वो सॉवरेन ग्रांट है, और उनको एक प्राविधान इस एक्ट में होना चाहिए, बिल में,
कि ये सब रद्द है। और फिर जमीन सरकार टेक ओवर कर ले। सॉवरेन का ग्रांट है, सॉवरेन ने ग्रांट वापस ले लिया। और ये हम नहीं कह रहे, ये देखिए ये जजमेंट है, ये जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम 7 फरवरी 2022 का 2016 का, हाँ 2016 का है, देखा मैंने 2016 का है। 2016 पिटीशन है। हाँ अच्छा, पिटीशन 2016 की जी। जजमेंट सिविल अपील 10,770 ऑफ 2016 स्टेट ऑफ आंध्रा वर्सेस एपी स्टेट वक्फ बोर्ड, जिसपे उन्होंने कहा कि सॉवरेन जो है, जो आज का सॉवरेन है यानी पार्लियामेंट, और वो उसको पुराने ग्रांट को खत्म कर सकती है। सॉवरेन ने दिया था तत्कालीन, और आज के सॉवरेन ने खत्म कर दिया। वो कह रहे हैं द सॉवरेन हु हैड द राइट टू गिव जागीर विलेज फॉर सर्विस हैड ए राइट टू टेक अवे दैट राइट एज वेल, देयरफॉर द एबॉलिशन ऑफ जागीर बाय द रेगुलेशन वाज एब्सोल्यूट। उन्होंने कानून को कहा ठीक है, तो ये काम हो सकता है। हम क्यों कर रहे हैं? भाई हम सड़कों के नाम बदलना चाहते हैं, औरंगजेब का, अकबर का, सबका क्या फायदा? जो असली चीज तो ये है जो उनके नाम पर यहाँ चली जा रही है, जिसको कि वक्त का कवर दे दिया गया है, उसको समाप्त करिए। सड़कें से अकेले क्या होगा? सड़क कर दिया, अच्छा किया। तो मुगलों का जो आक्रमणकारी थे, उनके तो जो भी नामो निशान जहां भी खत्म किया जा सकता है समाप्त होना चाहिए। और खास तौर से ये जो जमीनें दी गई, ये उनके ग्रांट आज ये मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, जो बात हम कह रहे हैं। क्योंकि आज का मुसलमान जो उसकी संपत्ति है वो उसको दान करे, वक्फ बनाए, ट्रस्ट बनाए, जैसे चाहे करे, वक्फ औलाद बना दे, कोई दिक्कत नहीं है। हम मगर ये यहां पर जब तक आप नहीं इसको ठीक करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप सिविल कोर्ट को दे दीजिए, वहां दे दीजिए, 40 साल लगेगा मुकदमा तय करने में, और हम अपनी संपत्ति का मुकदमा लड़ते रहेंगे अपने जीवन काल में। इसका मतलब ये जो डीएम को पावर दे दिया उसको इन्वेस्टिगेशन करने की, और ये वो तब तक सक्सेस नहीं हो सकती, तब तक उसका फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आएगा जब तक पहले वह वक्त डिफाइन नहीं होगा, वक्त की डेफिनेशन का। दूसरा, जो मुगलों, बादशाहों या नवाबों या निजामों की जमीन थी उसको सरकार उसको टेक ओवर करके अपने काम में नहीं लेती, या जो ग्रांट को रद्द करे, जो कॉमन लैंड शामिल किया 1995 में उसको वापस खत्म करे। एक सवाल सर ये बनता है कि भारत में है तो ट्रिब्यूनल बहुत सारे, लेकिन मजहब के आधार पर एक ही ट्रिब्यूनल है। भाई आपका जीएसटी ट्रिब्यूनल है, एनजीटी है, आपका इनकम टैक्स, वो तो ठीक है, वो सिविल कोर्ट को दे रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ठीक है। भाई अगर कॉमन एक्ट सरकार बनाती है इसका रिलीजियस एंड चैरिटेबल का जी, तो कॉमन ट्राइब्यूनल हो जाएगी। और नहीं भी आप कर रहे हैं तो आपने सिविल कोर्ट को कर दिया, ठीक है, पर उससे होगा क्या? वो उंगलियां रखते रहेंगे और हम लड़ते रहेंगे कि साहब ये वक्त नहीं है, बोझा हमारे ऊपर दिखाने का कि ये वक्त नहीं है। चलिए सर, इसकी लड़ाई हम लोग तो कोर्ट में लड़ी रहे, आशा करते हैं कि पार्लियामेंट में जेपी से कुछ अच्छा निकलेगा। तो कुल मिला के सर का ये कहना है, ये वर्तमान जो व्यवस्था है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अन इस्लामिक है, अन कुरानिक है। मुगलों को, निजामों को, बादशाहों को, उनके नवाबों को वक्फ का अधिकार नहीं था, क्योंकि ये जमीन भारत के लोगों की थी और भारत के लोगों ने उनको दान नहीं किया था, भारत के लोगों से उन्होंने तलवार के दम पे छीना था। वक्फ वो जमीन की जाती है जो अपनी पुश्तैनी जमीन हो या खुद अपनी मेहनत की कमाई से लिया हो। किसी का मर्डर करके, किसी जबरदस्ती कब्जा करके जो हथियाई गई जमीन है वो भी वक्फ नहीं हो सकती है। तो अल्टीमेटली ये व्यवस्था ठीक नहीं है। हम लोग कोशिश करेंगे अपनी बात जेपीसी में भी रखने के लिए, हम लोग कोशिश करेंगे चिट्ठी लिखने के लिए भी सबको, और अगर हमें अवसर मिला तो हम अपनी बात जेपीसी में भी जाके कहेंगे। सर ने हमको ये भी कहा है कि जो हमारी पीआईएल चल रही है वक्फ बोर्ड की, वो सर बहस भी करेंगे, ये भी आपने वादा कर दिया है। तो फिर किसी मुद्दे पे सर से चर्चा करेंगे। आप इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, हर चैनल पे, जहां से वहां शेयर करिएगा, क्योंकि आज जो बातें सर ने हमें बताई है, इनफैक्ट इस पे मुझे लगता है कि अच्छे जो नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार हैं, शायद वो भी इस गहराई को समझ नहीं पा रहे हैं। बहुत ऊपर ऊपर सतही बहस हो रही है, इस गहराई के साथ वक्त के ऊपर कभी चर्चा नहीं हुई है। इसलिए इस वीडियो को अगर आप जानते हैं किसी सांसद, विधायक, मंत्री को, उनको फॉरवर्ड करिए। किसी आप पत्रकार, कलमकार को जानते हैं, उनको फॉरवर्ड करिए।
जहां के अगर आप किसी माननीय जज साहब को जानते हैं, इस वीडियो को उनको जरूर फॉरवर्ड करिएगा। सब लोग एक बार देखें, सुने, और फिर जो आगे होगा फैसला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सर, आपने इतना अवसर दिया, आपका मैंने बहुमूल्य समय लिया, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।